बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखी थी और लास्ट में मैंने एक पॉइंट उसमें लिया था और आपको कहा था कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और जिसके अंदर की हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल होता है। और एक रिएक्शन थी हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन होता है। ये दोनों रिएक्शन कन्वर्जन में काफी यूजफुल है। तो एक बार मैं इसका एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं आपको, कन्वर्जन में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ दो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, देखो दोनों एक साथ आ जाएंगी इसके अंदर। एक तो आ जाएगा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन एंड हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या हेलोजिनेशन क्या है। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हेलोजन का जुड़ना और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल। ठीक है, तो अब ये दोनों कैसे काम में आते हैं ध्यान रखना। ओके, चलिए देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया आपको कि चेंज CH3CHCl into CH3CH2CH2Br। ठीक है, तो ये तो मैंने वैसे लिख दिया है, कोई जरूरी नहीं है, आपको नाम देकर के भी पूछ सकते हैं कि आपको ये भी कह सकते हैं चेंज 2 क्लोरोप्रोपेन को बदल दो, और किस में बदल दो, इंटू 1 ब्रोमोप्रोपेन में। ठीक है, इसमें चेंज करना है आपको, 2 क्लोरोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में चेंज करना है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अपन कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जन में एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन उन रिएक्शंस को यूज में लेकर के जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में है CH3 CHCl एंड CH3। तो अब हमें क्या करना है, इससे बनाना क्या है, ये बनाना है। मैं यहां लिख देता हूं दूसरी साइड पे कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है CH3 CH2 CH2Br। ओके, तो हमारा फोकस क्या होगा कि यहां से हेलोजन को हटाएं, क्लोरीन को हटाएं और यहां पर Br को जोड़ दें। ठीक है, ये हमें करना है यहां पर। तो अब हमें वो रिएक्शन याद रखनी है जिसमें हमने हेलोजन को हटाया हो। तो आपको ध्यान है, अभी अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, और बीटा एलिमिनेशन में आपने पढ़ा है कि अगर एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए, KOH अगर एल्कोहलिक ले लिया जाए तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा कि इसका बीटा एलिमिनेशन करेगा। भाई ये तो अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा कार्बन से अल्फा कार्बन का हेलोजन K के साथ कंबाइन होकर के KCl की फॉर्म में अलग हो जाएगा, और बीटा से हाइड्रोजन जो है OH है वो हाइड्रोजन लेकर के H2O की फॉर्म में अलग हो जाएगा, और आपके पास बचेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये रिएक्शन हमने कल भी देखी थी, अभी अपन ने देखी है स्टार्टिंग के अंदर कि इस रिएक्शन को अपन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इस बीटा एलिमिनेशन के बाद अब यहां आओ, आप देखो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। हमें एक Br जोड़ना है, Br यहां पर ऐड करना है। तो अब कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें हम लोग हेलोजन को ऐड कर सकते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर, तो आपको ध्यान होगा अपन ने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन जो प्रिपरेशन मेथड थे, और उसमें भी हमने मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव पढ़ा था। मार्कोनिकोव में आपने पढ़ा था कि अगर मैं HBr की रिएक्शन बिना पेरोक्साइड के कराऊं तो Br यहां जुड़ जाएगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर। ठीक है, ये मार्कोनिकोव लॉ था, लेकिन यहां तो हमें बनाना ही नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट तो अपन को ये बनाना है। ठीक है, तो आपको हेलोजन को यहां अटैक करवाना है, तो यहां यानी ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अटैक कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पेरोक्साइड लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, यहां पेरोक्साइड लेना पड़ेगा, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप ये एडिशन कराते हैं तो इसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, इसको एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कहते हैं हम लोग। तो यहां जब एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा तो Br यहां जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसमें ये कन्वर्जन हो गया। इस तरह से और भी कन्वर्जन पॉसिबल है जो आ सकते हैं।
ठीक है, क्या कार्ब क्यों, क्या अच्छा किसी निकाल दी लॉक तो नहीं करी थी क्या? नहीं लोग है। ओके, चलिए आगे बढ़े, रफ कर दें इसको, क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये तो हो गई अपनी रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के बाद एक रिएक्शन और आती है इनकी, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो मेटल्स के साथ जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो जनरली हम यहाँ बात करेंगे लिथियम के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ और सोडियम के साथ, और सोडियम और लेड के मिक्सचर के साथ में, है ना, ये मेटल्स के साथ रिएक्शन है जनरली अपनी। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल, Na मेटल। ठीक है, तो Na मेटल के साथ में जो आप रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड की, इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और इसका इंपोर्टेंस भी है, इस रिएक्शन का इंपोर्टेंस ये है कि इस रिएक्शन से आप एल्काइल ग्रुप को डबल कर लेते हैं, मतलब डबल कार्बन वाला कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये रिएक्शन कब आएगी, टू ऑब्टेन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, टू ऑब्टेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन देन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में नंबर ऑफ कार्बन डबल होंगे इसमें। ठीक है, तो अब आपको ये थोड़ा और बेटर समझ में आएगा कि ये कन्वर्जन में भी बहुत यूजफुल रिएक्शन है, क्योंकि जब कन्वर्जन करते हैं तो हमें कई बार क्या है, नंबर ऑफ कार्बन को डबल करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, तो वहां ये रिएक्शन काम में आती है। देखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई एल्काइल हैलाइड लिया आपने, सपोज हमने ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं सोडियम से। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो आप देख सकते हैं कि Br और Na कंबाइन हो जाएंगे, दे विल फॉर्म 2NaBr। ठीक है, एक तो 2NaBr की फॉर्मेशन करेंगे, वो रिलीज हो गया, और दोनों मिथाइल ग्रुप जब आपस में कनेक्ट होंगे तो दे विल फॉर्म CH3 इथेन। तो यहां जो इंपोर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि आपके पास रिएक्टेंट में एक एक कार्बन था, ठीक है, और प्रोडक्ट में आपके पास दो कार्बन है, तो अगर मुझे कार्बन को डबल करना हो तो उसके लिए रिएक्शन बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत यूजफुल रिएक्शन है। इसी तरह से और एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में है CH3 और Br, तो ये हमने ले लिया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप Na से करा रहे हो, तो वापस वही सेम मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं Na के साथ, तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा ड्राई ईथर में इस रिएक्शन को करा रहे हैं हम, तो आप देखिए वापस 2NaBr को मैंने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ तीन एल्काइल ग्रुप है, तीन कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी तीन एल्काइल वाला कार्बन ग्रुप है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इस तरह से 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका नेमिंग अगर हम करते हैं तो नेमिंग भी आराम से कर सकते हैं कि आपके पास में जो ये कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन ये हो गई आपके पास, और सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो 2,3 डाई ब्यूटेन। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा आपके पास। ठीक है, दिस इज द आईयूपीएसी नेम। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, इस रिएक्शन में जनरली हम लोग एक ही टाइप के एल्काइल हैलाइड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन दो अलग अलग तरह के एल्काइल हैलाइड के साथ नहीं होती है। ठीक है, दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड के साथ में भी ये रिएक्शन होती है, बट उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है उसमें आपके पास हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर बनते हैं, मतलब बहुत सारे हाइड्रोकार्बन बनते हैं, तो इस वजह से उनको फिर सेपरेट करने के लिए आपको अलग अलग डिस्टिलेशन मेथड यूज में लेना पड़ता है।
तो ये सबसे बढ़िया रहता है कि इसमें एक ही तरह के एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन कराएं तो आपके पास में डबल कार्बन वाला एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दो डिफरेंट लेते हैं तो आपके पास में मतलब एल्केन जो है उसकी मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेगा, दो या दो से ज्यादा तरह के एल्केन्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको मैं, जैसे इसको रफ कर रहा हूं मैं। जैसे अगर यहां पर आपने ये ले लिया, ये CH3Br, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो Br CH2CH3, तो दो अलग अलग ले लिए आपने ना, और ड्राई ईथर में रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो आपके पास एक तो मिथाइल ब्रोमाइड है और एक इथाइल ब्रोमाइड है। तो अब यहां पर हम लोग ये सोचते हैं कि जो बनने वाला कंपाउंड है वो ये बनना चाहिए CH3 CH2CH3, ठीक है, और प्लस 2NaBr। तो यहां ये लिख करके बच्चे छोड़ देते हैं, हो गया जी, क्योंकि सर ने तो यही बताया था कि 2NaBr निकल जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, बस ये रिएक्शन हो गई। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि इस रिएक्शन में आपके पास केवल एक ही एटम थोड़ी होता है इसका। जब आप रिएक्शन मिक्सचर लेते हैं तो हजारों मॉलिक्यूल इसके होते हैं और हजारों मॉलिक्यूल इसके होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि केवल ये दो ही रिएक्शन करेंगे सोडियम से आपस में, ये खुद भी तो रिएक्शन कर सकता है सोडियम की प्रेजेंस में, जो अभी अपन ने देखी है। अभी हमने ये रिएक्शन देखी है, क्या इसमें ये रिएक्शन नहीं होगी? ये रिएक्शन भी तो हो सकती है जब आपके पास सारी फेवरेबल कंडीशन है। भाई आपके पास ड्राई ईथर है, सोडियम है और मिथाइल ब्रोमाइड है। तो हमने कहा कि जब मिथाइल ब्रोमाइड से सोडियम की रिएक्शन कराते हैं तो दो मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करते हैं, तो ये रिएक्शन भी तो होगी। और इसी तरह से ये रिएक्शन भी होगी, इथाइल ब्रोमाइड प्लस 2Na प्लस Br प्लस CH2 प्लस CH3, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन भी होगी। तो इसका मतलब आपके पास ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, ठीक है ना। तो आपके पास प्रोपेन भी बनेगा, इथेन भी बनेगा और ब्यूटेन भी बनेगा। तो यानी कुल मिलाकर के रिएक्शन तो एक करा रहे हो, लेकिन देखी जाए तो तीन रिएक्शन होगी। तो हम लोग फिर क्या इन दोनों के साथ में भाई ये नहीं लिख करके, और हम अगर कहा जाए कि प्रोडक्ट लिखो तो प्रोडक्ट में हम क्या लिखेंगे, ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन के अंदर, आई बात समझ में। तो तीन प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिख ले, चलो वैसे सही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बेटा यही चीज मैंने आपको बताई है ना कि रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। रिएक्शन को देख करके तो हम तो यही सोचेंगे ना कि भाई आपने इन दोनों को रिएक्शन करा दिया, तो अब आपके पास क्या बच रहा है, ये मिथाइल और इथाइल ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे और ये बना लेंगे। लेकिन अभी मैंने इससे पहले भी तो ये रिएक्शन कराई है ना कि जब मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम के साथ रिएक्शन कराता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये भी तो बनता है। तो ये केवल जो रिएक्शन अपन लोग कराते हैं ये केवल पेपर्स पर थोड़ी होती है बेटा। रिएक्शन तो जब हम रियल में कराते हैं तो वहां पर रियल के अंदर उस कंटेनर के अंदर आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड भी है, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड भी है और सोडियम भी है। तो इथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल भी सोडियम से रिएक्शन कर सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल भी सोडियम से रिएक्शन कर सकते हैं, और ये दोनों मिलकर भी सोडियम से रिएक्शन कर सकते हैं। तो तीन पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए तीनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहती है उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस रिएक्शन को अपन वुड्स रिएक्शन कह रहे हैं बेटा, नाम ध्यान रखना इसका, वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। चलिए इसके बाद आगे एक रिएक्शन और आती है इसकी, जो है मैग्नीशियम के साथ, Mg मेटल रिएक्शन विद Mg मेटल, Mg मेटल के साथ रिएक्शन। तो Mg मेटल के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं हम CH3 सपोज Br, मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैं मैग्नीशियम से करा रहा हूं और वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करा रहे हैं। तो इससे बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, CH3MgBr, ठीक है। ये CH3MgBr जो कंपाउंड है, इसे वैसे तो हम कह रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह रहे हैं, लेकिन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक नाम और है, ठीक है, इसे हम बिल्कुल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, इसके अलावा एक और इसकी पहचान है इस कंपाउंड की, इसे
ऑर्गेनोमेटेलिक, मेटेलिक कंपाउंड भी कहा जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है कि आपके पास में मेटल जो है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप से जुड़ा हो, जैसे मिथाइल से Mg जुड़ा हुआ है, तो यहां पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है या कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है, इसलिए इस कंपाउंड को अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है ना, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसका एक सिग्निफिकेंस और है, वो सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें ना दो तरह के बॉन्ड देखने को मिलते हैं कि कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट होता है, ठीक है, और Mg और Br के बीच का बॉन्ड जो होता है वो आयोनिक होता है, ठीक है। तो इसमें आयोनिक और कोवेलेंट दोनों तरह के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है ये, ठीक है, काफी रिएक्टिव कंपाउंड है। क्यों रिएक्टिव कंपाउंड है? ये कंपाउंड अगर आप खुला एयर में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो ये मॉइस्चर से भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, अल्कोहल से भी रिएक्शन कर सकता है, ये अमोनिया से भी रिएक्शन कर सकता है। ये एक्चुअली में क्या करता है, प्रोटॉन को गेन करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr, ठीक है, रिएक्टिव क्यों है? अगर आपने इसको एयर में खुला छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, यहां से H+ को गेन कर लेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर CH4 बन जाएगा और MgOH और Br बन जाएगा, तो ये एल्केन बना लेता है, ठीक है। इसी तरह से मतलब प्रोटॉन देने वालों के साथ बनाता है। जैसे वाटर जो है प्रोटिक आपके पास मीडियम होता है जो प्रोटॉन दे सकता है, H+ दे सकता है। ऐसे ही अगर मान लो इसकी रिएक्शन में अल्कोहल से कराऊं तो अल्कोहल के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है CH3 CH2OH। तो अल्कोहल में भी क्या होता है, H+ आयन होते हैं, तो H+ आयन को ये मीथेन ले सकता है, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH4 MgOH Br, एक सेकेंड, CH4 नहीं CH, हाँ ओके, ये बनाएगा, एक सेकेंड बेटा, OCH2CH3 इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड और साथ में H+ यहां आ गया तो ये बन जाएगा CH4, ये बनेगा। तो एक तो बन गया आपके पास मीथेन और एक इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यह मतलब कहने का यही है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो खास करके प्रोटिक मीडियम के साथ में जैसे अल्कोहल के साथ में, वाटर के साथ में बहुत आसानी से रिएक्शन करता है और एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन। ओके, अब इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट जो मेटल है वो है लिथियम। लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन कोई खास नहीं है वैसे। रिएक्शन विद Li मेटल, ठीक है, Li मेटल के साथ रिएक्शन। तो जैसे आपके पास एल्काइल हैलाइड है CH3 सपोज Cl है और आप इसकी रिएक्शन लिथियम के साथ करा रहे हैं। ये जितने भी मेटल के साथ रिएक्शन है बेटा सारी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो लिथियम जो होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और ध्यान रखना मेटल है, ये दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ दो लिथियम रिएक्ट करते हैं, एक लिथियम मिथाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, CH3Li बनाता है, और एक लिथियम क्लोराइड के साथ में। तो एक तो बन गया आपके पास मिथाइल लिथियम कहते हैं इसको, मिथाइल लिथियम, ठीक है, और एक लिथियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद PbNa, ठीक है, लेड सोडियम के मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज CH3 CH2 और Cl की रिएक्शन PbNa के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है, मतलब मिक्स करके फिर रिएक्शन कराते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है आपके पास कि ये जो लेड है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, ध्यान रखना। लेड जो है वो Pb4+ में कन्वर्ट हो सकता है, प्लम्बिक जिसको अपन कहते हैं।
तो जब ये प्लम्बिक में कन्वर्ट होता है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास में जो 4 इथाइल ग्रुप हैं वो लेड के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं CH3CH2 होल 4 Pb में, ठीक है। और जो सोडियम है, क्योंकि यहाँ मैं इसके 4 सोडियम भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो 4 Cl है यहाँ पर, तो 4 Cl में से एक Cl तो कंबाइन हो जाएगा, Pb लेड आ गया ना, तो एक तो NaCl बनेगा आपके पास, हाँ 4 NaCl बन जाएगा, ठीक है, और 4 NaCl बनेंगे, 4 NaCl ये रिलीज हो जाएगा। तो ये जो आपके पास बना है, ठीक है, जो कंपाउंड बना है इसके अंदर, इसको आप बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। और ये जो टेट्रा इथाइल लेड है इसको शॉर्ट में कहते हैं TEL, ठीक है। और TEL का यूज जो होता है ना बेटा, ध्यान रखना किसके लिए किया जाता है, एंटी नॉकिंग, इसे एंटी नॉकिंग एजेंट कहते हैं, ध्यान रखना, दिस इज एंटी नॉकिंग एजेंट। और एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है कि जो पेट्रोलियम होती है, पेट्रोलियम, उस पेट्रोलियम में इसको ऐड किया जाता है इंजन के साउंड को कम करने के लिए। जब पेट्रोल बर्न होता है, कंबशन होता है पेट्रोलियम का, तो उससे क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है गाड़ियों के इंजन में, तो इसको ऐड करने के बाद में उसका जो साउंड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट कहते हैं, टेट्राइथाइल लेड, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके साथ में भी रिएक्शन कर देता है। यस, बैलेंस नहीं कर रखी है, एक सेकेंड, 4Cl Pb NaCl बैलेंस नहीं है, एक सेकेंड अभी करते हैं, ठीक है। तो जिंक के साथ रिएक्शन और देख लेते हैं, स्टार्ट हो गया, ओके। यस, इसको रफ कर रहा हूं, एक मेटल के साथ और रिएक्शन है, दैट इज जिंक। तो देखिए रिएक्शन विद Zn मेटल, ठीक है, Zn मेटल के साथ में रिएक्शन। तो जब अपन Zn के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वही ईथर की प्रेजेंस के अंदर जिंक के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है। तो यहां पर जिंक जो है वो एल्काइल के 2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो जाता है और एक कंपाउंड बनाता है। देखते हैं, जैसे आपके पास में CH3CH2Br और इसकी रिएक्शन आप Zn के साथ करा रहे हैं, तो Zn की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2 होती है, Zn2+ की फॉर्म में रहता है ये, ठीक है ना। तो 2 एल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन हो सकता है। तो यहां जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर ये 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं अपन Zn के, तो एक तो बना लेगा आपके पास में CH3CH2 होल 2 Zn और एक बन जाएगा ZnBr2, ठीक है। तो ये जो आपके पास बना है इसे बोल रहे हैं डाई इथाइल जिंक, ठीक है। तो जो डाई इथाइल जिंक है आपके पास, इस कंपाउंड का एक पर्टिकुलर अलग नेम और होता है जिसे अपन ना फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसका एक अलग से नाम है, इसे अपन कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो ये नाम भी ध्यान रखें, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है ना, डाई इथाइल जिंक। तो ये मेटल्स के साथ में कुछ रिएक्शन हो गई है अपनी, ओके। चलिए, तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, और अब अपन एक बार बात करते हैं। देखो अपन ने एक तो वुड्स रिएक्शन देखी है, तो मैं साथ के साथ ही थोड़ा कन्वर्जन को भी लेते हुए चल रहा हूं ताकि जो अभी आपने करंटली रिएक्शन पढ़ी है उनका यूज कर सके अपन लोग, ठीक है। तो अभी जैसे आपने वुड्स रिएक्शन देखी है जहां हमने देखा है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो डबल हो जाते हैं, तो इसका यूज अपन कन्वर्जन में कहां करेंगे, ये कहां पर यूज में आएगी। तो कभी कभी हमें जैसे मिथाइल हैलाइड से इथाइल हैलाइड बनाना है, या आपको इथाइल हैलाइड से ब्यूटाइल हैलाइड बनाना है, तो ऐसे रिएक्शंस के लिए यूज में आ जाती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपन कन्वर्जन ले रहे हैं, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में अपन एक काम करते हैं, जो भी अपने रिएक्शंस पढ़ी है अब तक, तो उनका यूज करके कुछ 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको कहा गया चेंज CH3Cl इंटू CH3CH2Cl, ठीक है। मिथाइल हैलाइड को इथाइल हैलाइड में चेंज करना है,
तो ये आपके पास में है मिथाइल हैलाइड और इसको चेंज करना है आपको CH3CH2Cl इथाइल हैलाइड में। तो यानी हमारा फोकस ये होगा, मिथाइल हैलाइड के अंदर एक ही कार्बन है, इथाइल हैलाइड में 2 कार्बन है, तो हम क्या करें, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन को डबल कर दें। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन को डबल करने के लिए कौन सी रिएक्शन पढ़ी है अपन ने, वुड्स रिएक्शन। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन 2Na से कराऊं तो 2 आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना किसमें, कन्वर्जन में कभी भी बैलेंस नहीं होगी रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग स्टेप्स आते हैं तो आपस में वो बैलेंस नहीं होते हैं। तो यहां हमें पता है 2 मिथाइल हैलाइड इससे रिएक्शन करेंगे, सोडियम से 2 भी मत लगाओ, और ड्राई ईथर काम में लोगे आप, ड्राई ईथर, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH3 में, और NaCl निकल जाएगा। तो यानी आपके पास मिथाइल क्लोराइड से आपने बना दिया इथेन बना दिया। अब इथेन से आपको बनाना है इथाइल क्लोराइड, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराए कि आपके पास Cl जुड़ जाए। तो आपको ध्यान होगा अपन ने एल्काइल हैलाइड बनाने में हेलोजिनेशन पढ़ा है, क्लोरीनेशन पढ़ा है। तो क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं, Cl2 से जब रिएक्शन कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ कंबाइन होकर HCl बना देता है और दूसरा Cl इसके ऊपर जुड़ करके और इथाइल क्लोराइड बना देगा। तो यानी हमने मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड बना दिया। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा काम और करते हैं, अब इसको रिवर्स कर देते हैं, इसको उलट देते हैं अपन, है ना। तो इसका बी पार्ट ऐसे ले लेते हैं कि चेंज इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl इंटू मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, CH3Cl। तो आपको इथाइल क्लोराइड को मिथाइल क्लोराइड में चेंज करना है, पहले से उल्टा, ठीक है। तो आपके पास में है CH3CH2Cl और आपको बनाना है CH3Cl, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो पहली बात तो आपको ये कार्बन कम करना है, ठीक है, हेलोजन भी हटाना है, फिर हेलोजन उस पर जोड़ना है। तो यानी हमारा उद्देश्य जो होगा, है ना, व्हाट विल बी आवर पर्पस, हमारा पर्पस होगा कि इसमें पहले तो इसको एक कार्बन वाले एल्केन में यानी मीथेन में चेंज कर लें अपन, कैसे ना कैसे करके। जब एक बार मीथेन में चेंज हो जाएगा तो फिर हेलोजिनेशन करा करके मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसका हेलोजन हटाने की कोशिश करते हैं। तो बताओ वो रिएक्शन जिसमें हेलोजन हट जाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बिल्कुल, बीटा एलिमिनेशन। तो अगर इसकी रिएक्शन KOH से कराएं, वो भी एल्कोहलिक, ये पढ़ा था अपन ने, आज ही पढ़ा है लास्ट में। और तो इसके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे यार ऐसे नहीं, हेलोजन ऐसे मत हटाओ भाई, सॉरी मत हटाओ बेटा ऐसे, क्योंकि वो इसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको वो डबल बॉन्ड आ गया, फिर उसको नहीं, ऐसे मत करो इसको ना दूसरे रास्ते से लेके जाओ। आप एक काम करो कि इसको एल्कोहल में चेंज करो आप, फिर क्यों एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन हटा देंगे अपन, ठीक है। तो अगर मैं इसको एल्कोहल में चेंज करता हूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो NaOH एक्वस, ये रिएक्शन याद आ रही है आपको। देखो अगर अपन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaOH एक्वस से कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, सबसे पहली रिएक्शन यही कराई थी अपन ने कि इसका न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, उस कार्बन पर जहां हेलोजन जुड़ा हुआ है और वहां OH जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है CH3CH2OH, बिल्कुल ठीक है, ये बन गया आपके पास एल्कोहल। अब इस एल्कोहल को मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इसका क्या कराऊंगा, ऑक्सीडेशन, इसका मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग KMnO4 या K2Cr2O7 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देते हैं। तो इससे हमारे पास बन जाएगा CH3COOH, ठीक है।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें से उसका डीकार्बोक्सिलेशन कराने से पहले हमारे पास में सोडियम सॉल्ट होना चाहिए उसका, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम इसको रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ में। तो NaOH से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये एक H और एक OH मिलकर के H2O रिलीज कर देंगे और इसे बदल देंगे CH3COONA में, जिसे हम कहेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOH प्लस CaO, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं सोडा लाइम के साथ में, तो यहां पर क्या होगा कि ये CO2Na और NaO ये सब मिलकर के क्या बना देंगे, बिल्कुल Na2CO3 की फॉर्मेशन कर देंगे लाइक दिस। तो यहां पर आपके पास Na2CO3 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या, CH4 बच गया, एक CH3 और एक H, ठीक है, ये बच गया। और उसके बाद इसका क्या करा दोगे आप, इसके बाद इसका हेलोजिनेशन करा दोगे। तो जैसे ही हेलोजिनेशन कराओगे आप, मतलब क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे लाइट की प्रेजेंस में, तो आपके पास में CH3Cl बन जाएगा। तो ये वापस से आपने मतलब एक कार्बन कम कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, कन्वर्जन के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो क्या है कि हर अपने जो भी रिएक्शन पढ़ी है ना, उसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो एक तरह से कन्वर्जन के टर्निंग पॉइंट है। मेरा कहने का मतलब है कि कन्वर्जन में कभी कभी आपको कार्बन कम करना होता है, कभी कार्बन बढ़ाना होता है, कभी नाइट्रोजन जोड़ना होता है, कभी नाइट्रोजन हटाना होता है। देखते हैं बेटा, तो अब मैं कह रहा था कि यहाँ पर एक बार थोड़ा सा कन्वर्जन के बारे में बात कर रहा था। तो मैं एक बार ये कह रहा था कि आपने जैसे वैसे एक बार तो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कन्वर्जन में काम में आती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को ना आप खुद ये काम कर सकते हैं कि जो जो आपने चैप्टर पढ़ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसमें से ऐसी रिएक्शन को शॉर्ट आउट करो जिसमें, जैसे मैंने कहा कि एकदम से कंपाउंड चेंज होता है, जैसे जिसमें कार्बन डबल हो रहे हैं, कार्बन हट रहा है, नाइट्रोजन ऐड हो रहा है, नाइट्रोजन रिमूव हो रहा है, हेलोजन ऐड हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो रहा है। तो कहने का मतलब, क्योंकि कन्वर्जन में एक्चुअली होता क्या है, आपको एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड तक पहुंचना होता है। तो वहां पर अगर आपको ये स्टेप्स पता है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी, मुश्किल से 20-25 ऐसी रिएक्शन आपको मिलेंगी, ठीक है, जिसके अंदर आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपको अच्छी तरह से ध्यान है तो उन्हीं को आप मतलब अलग अलग जगह यूज में करके और फिर चाहे आप 100 तरह के कन्वर्जन लर्न कर सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को अपने चैप्टर में से निकाल लें, ठीक है। वैसे अपन भी कराएंगे इस चीज को, लेकिन आप भी थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट लगाना शुरू करें तो आप कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं ना, फिर आगे चलते हैं। तो इसका एक रिवर्स ऑर्डर अपन ने देख लिया, खैर। अच्छा, इसी रिएक्शन के अंदर जैसे अभी अपन ने एक ये कन्वर्जन देखा है, अब इसी में ही अगर आपको कहा जाए कि आपको सपोज CH3 CH2OH से इथाइल अल्कोहल से और मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। तो आपको देखो ये भी अपने आप आ गया, क्योंकि यहां आप देख रहे हो इथाइल अल्कोहल था आपके पास, मिथाइल क्लोराइड तक आप पहुंच चुके थे, ठीक है। इसके एक स्टेप बाद में आपको अल्कोहल बनाना आता है इससे, क्योंकि आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हो कि आपके पास अगर मिथाइल क्लोराइड है तो अल्कोहल में कैसे बदलते हैं, NaOH से रिएक्शन कराते हैं, इसकी अल्कोहल बन जाता है। तो अगर आपको कहा गया कि इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बनाओ, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसकी रिएक्शन आप NaOH से करा देंगे तो आपके पास बन जाएगा CH3COONA सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद आप इसके अंदर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बाद इसका सोडा लाइम से रिएक्शन करा दें, NaOH से CaO की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, तो ये सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा यहां से Na2CO3, और सोडियम कार्बोनेट निकलने के बाद ये बन जाएगा आपके पास मीथेन का आप क्लोरीनेशन कराएंगे, ठीक है, क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3Cl, ठीक है, HCl रिलीज हो गया।
और उसके बाद इसकी रिएक्शन आप वापस किससे कराएंगे, NaOH से, एक्वस, ठीक है, तो आपके पास मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो कहने का मतलब इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल भी बनाना आ गया अपन को। तो मतलब ये कि एक दो कन्वर्जन आप इस तरह के ढंग से तैयार कर लेंगे ना, तो आपको बहुत सारे कन्वर्जन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो जो टर्निंग पॉइंट्स है वो अपन को आने चाहिए। टर्निंग पॉइंट से मेरा मतलब है, जैसे मैंने बताया, अल्कोहल को जोड़ना, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना, आप देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना, ठीक है, कार्बन को बढ़ाना। कार्बन को बढ़ाने के लिए भी बहुत सी रिएक्शन है, जैसे एक तो अभी अपन ने देखी है वुड्स रिएक्शन है, इसके अलावा और भी रिएक्शंस होती हैं जो कार्बन को इंक्रीज करने के काम में आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये अपनी हो गई रिएक्शन, मेटल्स के साथ रिएक्शन हो गई है। इसके बाद एक इसकी रिडक्शन रिएक्शन और आती है थोड़ी सी ना, एक ही रिएक्शन है, ज्यादा नहीं है। तो रिडक्शन, ये भी देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन। तो एल्काइल हैलाइड का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो इससे भी अपन एल्केन बना सकते हैं, ठीक है, सिंपली। तो रिडक्शन करने के लिए पहले तो एक तो चीज ध्यान रखें कि रिडक्शन करने के लिए एक सब्सटेंस चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं जो हाइड्रोजन रिलीज करने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे ZnHCl का मिक्सचर हो सकता है कि Zn को HCl में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है। सोडियम को जब अल्कोहल में डालते हैं, C2H5OH, ठीक है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है क्योंकि सोडियम को अल्कोहल में डालने पर वो भी हाइड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है। इसके अलावा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, इसको गर्म करने से ये भी हाइड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस और HI भी हो सकता है, फास्फोरस और HI को मिलाते हैं तो ये भी हाइड्रोजन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं, जैसे आपके पास RX है या आपके पास CH3CH2Cl है और आप इसका रिडक्शन करा रहे हैं, तो डेफिनेटली यह हाइड्रोजन चाहिए हमें, लेकिन हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे Zn और HCl ले लिया मैंने, तो यहां से ये हाइड्रोजन रिलीज हुआ। अब ये हाइड्रोजन इसका रिडक्शन कर सकता है, जैसे मैंने 2 H ले लिए यहाँ पर, तो एक H तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और इसको एल्केन में चेंज कर देगा, ठीक है, और दूसरा Cl जो है वो इसके साथ कंबाइन होकर के HCl बना लेगा। तो इस तरह से भी अपन इथेन बना सकते हैं। तो इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह कि इसमें हमने कार्बन को डबल नहीं किया। जैसे हम लोग इससे पहले जो रिएक्शन देख रहे थे वहां वुड्स रिएक्शन में कार्बन डबल हो रहे थे लेकिन एल्केन बन रहा था, ठीक है। एक और अपन ने रिएक्शन देखी थी जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन कम हो रहे थे और मीथेन बन रहा था। ये कब काम आएगा, कार्बन को चेंज नहीं करना है, जैसे 2 कार्बन वाला ही एल्केन बनाना है, हेलोजन को हटाना है, तब ये काम आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ऐसी जो रिएक्शंस है ना, उनको जो आपको पता चल रहा है कि भाई इस ये रिएक्शन कन्वर्जन में काम आ सकती है, उनको अलग से एक पेज पर लिख करके और उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है ना, वो काफी यूजफुल रहेंगे आगे के लिए अपने लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये अपनी ये वाली रिएक्शन हो गई है। तो कल की क्लास में फिर अपन देखेंगे डाई हैलाइड्स बचे हुए वो देख लेंगे और उसके बाद में एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो ओके,